नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने महाद्वीपों के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मेन टॉपिक्स थे उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पार्ट 2 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा हम लोगों ने जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत और पठार और इसके अलावा मरुस्थल के बारे में बात की है। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य नदियां हैं या किसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट झील है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला वीडियो, फिर भी हम लोग जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ फैक्ट्स है, ज्यादा ध्यान नहीं देके ओनली जो मुख्य रूप से फैक्ट्स है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैप के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये जो मैंने पहले भी बता दिया है। इसको कलरफुल बनाने का एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ने का मजा भी अलग है। इसके अलावा चीजें आप लोगों को लंबे टाइम तक लर्न रहेगी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आज के वीडियो में बात करें, अभी हम लोग सबसे पहले आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कोई अगर नदियां हैं या झीलें हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अगर नदियों की बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों में आप लोगों को जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है, तो सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने जो ये रेड कलर में नदी दिख रही है, ये जो आप लोगों को एक शाखा ये है और एक शाखा ये है। ये जो पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए भाई इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, मतलब किस कोई श्रेणी है, रेंज है या कोई पर्वत या पठार है। तो उसमें सबसे पहले अपन लोगों को पता हो गया भाई ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, जो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो पर्वतों का अध्ययन किया पूरा डिटेल में बताया। अभी आपके सामने ये समझ में आ गया होगा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक शाखा ये निकल रही है। ये जो रेड कलर में मैंने बता रखी है पत्ती की तरह, ये है एक शाखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ग्रेट डिवाइडिंग की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, उसका नाम क्या है, माउंट कोस्युको। माउंट कोस्युको से एक और शाखा निकल रही है। भाग तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही है, लेकिन इससे एक शाखा निकल रही है यहाँ से। ये क्या है, माउंट कोस्युको। माउंट कोस्युको से एक शाखा निकल रही है। इससे भी हम लोग क्या नाम से जानेंगे, ये तो जाने से पहले अपन लोगों को उद्गम क्षेत्र पता होना चाहिए। तो उद्गम कहां से हो रहा है, ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से हो रहा है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऊंची चोटी की बात करें माउंट कोस्युको, तो माउंट कोस्युको से भी एक धारा निकल रही है। तो एक धारा आप लोगों को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से देखने को मिलेगी, दूसरी माउंट कोस्युको से। तो ये धाराएं आगे नोट करेंगे तो दोस्तों आगे ये मिल रही है। तो जो इस धारा का नाम की बात करें तो इसे डार्लिंग नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्लिंग नदी। और दूसरी धारा का नाम है मर्रे या मुर्रे नदी, ठीक है। तो डार्लिंग और मुर्रे नदी, डार्लिंग और मुर्रे नदी की जो दोनों शाखाएं हैं, ये किसका भाग है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। सबसे पहले आप लोगों को ये पता चल गया। उसके बाद इसका जो अगर किसी मुख्य श्रेणी का नाम है, जैसे ये माउंट कोस्युको जो चोटी है सबसे ऊंची है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की भी और ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ से ये दूसरी मुर्रे नदी की धारा यहाँ से है। आगे इन दोनों नदियों की धारा मिलके कहाँ गिर रही है, स्पेंसर की खाड़ी। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये है स्पेंसर की खाड़ी है। तो ये नदी कहाँ जाके गिर रही है, दोनों की श्रृंखला। ये ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को। अपन ओनली डार्लिंग नदी नहीं बोलेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, या ओनली मुर्रे नदी नहीं बोलेंगे। यहाँ जब दोनों शाखाएं मिल जाती हैं, या ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट नदी के रूप में जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, डार्लिंग मुर्रे। मुर्रे डार्लिंग, मुर्रे डार्लिंग जो कॉमन नाम है। ध्यान रखना दोस्तों, ये दो शाखाएं हैं, शाखाओं पर ध्यान देना आप लोगों को। मुर्रे नदी होगी, डार्लिंग नदी, जब ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं तब एक मुख्य शाखा के रूप में आ जाती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, मुर्रे डार्लिंग। तब ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी है, मुर्रे डार्लिंग, ना कि डार्लिंग या ना कि मुर्रे नदी। दोनों को अलग अलग ना जान के अपन लोगों को कॉमन पता होना चाहिए, ये है कौन सी, मुर्रे डार्लिंग नदी है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, मुख्य नदी भी है, इसलिए इसको सबसे पहले बता दिया। अब इस चीज में आप नोट करेंगे, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों में काफी चीजें पढ़ी, जो उसके आसपास का क्षेत्र होता है, उपजाऊ का क्षेत्र होता है। तो यहाँ भी नोट करेंगे दोस्तों, जब ये दो धाराएं देखो, एक धारा ये डार्लिंग नदी वाली हो जाती है, दूसरी मुर्रे नदी की, तो इन धाराओं के साथ आपको पता है कि जब ये नदियां बहती हैं तो अपने साथ क्या होगी, अपने साथ गाद हो गया या चट्टानी कणों को या चट्टानी टुकड़ों को लेके आती है, या उपजाऊ टुकड़े भी होते हैं ये। तो उपजाऊ टुकड़े होते हैं तो आप नोट करेंगे जो ये बीच का क्षेत्र मैंने ग्रीन में बता रखा है, ये क्या है, डाउन घास के मैदान। क्यों है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घास होने का कारण होता है कि भाई ये जो क्षेत्र होता है उपजाऊ होता है। क्यों होता है? इन नदियों द्वारा अवसाद और गाद के माध्यम से यहाँ पर जो एकत्रित होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार के जलोढ़, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ प्रकार की, जो आपको पता है उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। हम लोगों ने मिट्टियों के बारे में पढ़ा था नहीं, उसके बारे में भी पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है जिस प्रकार जलोढ़ होती है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इन क्षेत्रों के बीच के आसपास के क्षेत्रों में एक जलोढ़ मिट्टी या डाउस घास के मैदान, मतलब एक प्रकार के उपजाऊ मिट्टी, जिस जहां पर सभी प्रकार की वनस्पतियां उग सकती हैं, कोई भी चीज जिसमें जो उत्पादन की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे कोई भी चीज हो। तो उपजाऊ का मतलब यही हुआ। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गए। यहाँ पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती है इन क्षेत्रों में, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, डाउस घास के मैदान भी है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ ले डाउस घास के मैदान किससे संबंधित है। अब भले अपन लोग नदियां पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन जाता है भाई डाउस घास के मैदान। डाउस के बारे में बात करेंगे तो सीधा अपन लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। मैं हर महाद्वीप का घास के मैदान का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड, कंप्लीट होगा पूरा वर्ल्ड का, जिसमें घास के मैदान होंगे, उसको भी अलग अलग लेके चलेंगे। लेकिन अभी हम लोग महाद्वीप को विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर आगे नदी की बात करें, ये तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को एक छोटी सी नदी दिख रही है, ये क्या नाम है? ये जो नदी दिख रही है ये किसे किम्बरले पठार से निकल रही है। इस पठार का नाम क्या है? किम्बरले। किम्बरले पठार से ये नदी, पठार के बारे में ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों ने आराम से देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो किम्बरले पठार से नदी निकल रही है, उस नदी का नाम क्या है? विक्टोरिया नदी। वैसे तो ये नदी दोस्तों बड़ी नहीं है, लेकिन नाम की दृष्टि से आप लोगों को विक्टोरिया झीलें भी सुनने को मिलेगा, विक्टोरिया जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे। तो विक्टोरिया नाम से बहुत सारी चीजें, लेकिन जब विक्टोरिया नदी की बात आएगी तो सीधे हम लोगों के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आना चाहिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, जो विक्टोरिया नदी है किस पठार से निकल रही है? किम्बरले पठार से। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। इससे ज्यादा फैक्ट रटने नहीं है दोस्तों। एग्जाम के जो मेन पॉइंट्स थे पूरा डिटेल में आपको पता है, वर्ल्ड जियोग्राफी से कुछ जो मेन फैक्ट्स होते हैं महाद्वीपों से या वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, जो कि मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। इसके अलावा भी अगर कुछ हो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को विक्टोरिया नदी के बारे में पता चल गया। अब और आगे आते हैं। आपके सामने एक और आपको ये छोटी सी नदी दिख रही है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम सीधा आपको को पता होना चाहिए। क्या वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बता दो, इसका नाम है स्वान नदी। ये भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑस्ट्रेलिया के भाग की बात करें तो ये किस भाग में? दक्षिण और पश्चिमी भाग में। क्लियर हो गया? ना ही पूरा दक्षिण में और ना ही पूरा पश्चिम में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये जो स्वान नदी है किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। या किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके अलावा ये तो नदियों की बात होगी। अगर झीलों की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कोई कुछ खास झीलें है नहीं, क्योंकि आपको पता है ये वाला भाग है लगभग क्या है? रेगिस्तानी है। तो ये भाग रेगिस्तानी है। तो यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मैं वो बता देता हूँ। उसका नाम है, ये जो आप लोगों को रेड कलर में जिसमें मैंने डॉट डॉट करके बता रखा है, ये जो नदी है, सॉरी झील है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? आयर झील। अब आपको एग्जाम में पूछ ले आयर झील, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसमें तो आप लोगों को सीधा पूछ सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में कहीं भी महाद्वीपों का अध्ययन दे रखा है तो एग्जाम की दृष्टि से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें बड़े एग्जाम जैसे आईएएस और आरएस में, आईएएस और आरएस में आप लोगों को कुछ चीजें किस प्रकार मिलेगी? आप लोगों को ये जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट फॉरवर्ड में देखने को मिलेंगे। यहाँ की कुछ कॉमन विशेषताएं, आप लोगों को मैपिंग की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हो सकता है कोई लोकेशन पूछ ले, लोकेशन तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई हैं, फिर भी आप लोगों के एक दिमाग में अच्छी इमेज होनी चाहिए, जिससे यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी अगर सवाल घूम के आए या करंट से ओरिएंटेड आ जाते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में दिक्कत यही होती है कि भाई जो सिलेबस तो काफी वास्ट है, लेकिन उसमें जो कॉमन भाग दे रखा है सिलेबस के अलावा जिसमें करंट अपडेट होता है, तो करंट अपडेट में कई कबार कुछ घटनाएं हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में किसी महाद्वीप में, या नदी से रिलेटेड हो, या नदी में कोई बाढ़ आई हो, या झील में किसी प्रकार का प्रदूषण हुआ, तो वो क्या होता है? करंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो अपन लोग फैक्ट पढ़ते नहीं है, यूपीएससी वाले तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये सलाह है कि भाई करंट ओरिएंटेड, एटलीस्ट करंट ओरिएंटेड या मैप में लोकेशन के माध्यम से आप उन चीजों को इमेजिनेशन कर सकते हैं।
ठीक है ना, ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब आगे बात करें तो आगे दोस्तों हम लोगों को कौन सी चीज मिलेगी, ये देखिए दोस्तों, काल गुड़ली और कुल गाड़ली, ये दो शब्द अजीब है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। इसके लिखने का कारण है दोस्तों, ये जो दो क्षेत्र है ये किसके लिए या किस क्षेत्र से संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है, ये एक प्रकार के स्वर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। क्या नाम है, काल गुड़ली और कुल गाड़ली। ये दो शब्द अजीब है, लेकिन आप लोगों को एक दो बार पढ़ोगे ये अजीब नाम को, वैसे तो एक दो बार पढ़ने के बाद एग्जाम में दिमाग में सीधे आ जाता है भाई किस देश की या किस महाद्वीप की बात हो रही है। तो काल गुड़ली और कुल गाड़ली जो क्षेत्र है किस देश से महाद्वीप से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा बात करें किस लिए संबंधित है, ये स्वर्ण क्षेत्र से, स्वर्ण के उत्पादन या स्वर्ण से रिलेटेड का जो क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड काल गुड़ली और कुल गाड़ली क्षेत्र है। क्लियर हो गया, ये तो बात हो गई है। अब अगर आगे बात करें, ये देखिए दोस्तों, पीलबरा क्षेत्र, अपन लोग खनिज क्षेत्र को भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों कॉमन कोई 10-10 पॉइंट तो है नहीं, इसलिए 2-3 नदियां हैं, कुछ 4-5 मुख्य रूप से खनिज क्षेत्र हैं, या कोई जैसे घास के मैदान की बात होगी तो एक मुख्य रूप से एक ही है, इसके बारे में बता दिया। तो खनिज क्षेत्र में हम लोगों ने स्वर्ण की तो बात कर ली, नदियों की भी बात कर ली और झीलों की भी बात करी, लेकिन आप लोगों को खनिज क्षेत्र में एक और की बात करें तो पीलबरा क्षेत्र, जो ये पीलबरा क्षेत्र मिलेगा देखने को, ये आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें आप लोगों को पीलबरा क्षेत्र होगा जो यहाँ देखने को मिलेगा। पीलबरा क्षेत्र, आप ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस महाद्वीप से संबंधित है, ये आपके दिमाग में आ गया, ऑस्ट्रेलिया। अब किस लिए प्रसिद्ध है ये ज्यादा जानना जरूरी है। अगर पीलबरा क्षेत्र की बात करें तो पीलबरा क्षेत्र आप लोगों को लो खनिज प्लस किसके लिए, कोयला, लो आईएस या लो खनिज प्लस कोयले के लिए पीलबरा क्षेत्र जाना जाता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि पीलबरा क्षेत्र का नाम आते ही दिमाग में सीधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप याद आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लो और कोयला जो क्षेत्र है इनके बारे में आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाना चाहिए। बस इतना ही फैक्ट्स है दोस्तों, कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियोस बनाए, उसमें जो मेन थे वो तो ले लिया, उसमें इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच गई है, वो इसमें मैं एडिशनल सारी चीजें बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों के सारा कवर हो जाएगा। तो लो और कोयला क्षेत्र के लिए पीलबरा क्षेत्र है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दो शब्द दिख रहे हैं, बीपा और बाईपा क्षेत्र। या तो बीपा शब्द बोलिए, आप लोगों को कई जगह बीपा शब्द मिलेगा, या बाईपा क्षेत्र। क्या नाम है, बीपा या बाईपा क्षेत्र। तो इसके लिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये खनिज क्षेत्र की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने काल गुड़ली और कुल गाड़ली, पीलबरा क्षेत्र और बीपा और बाईपा क्षेत्र, और आगे बात करेंगे मैरी कैथलीन क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को लिए इन क्षेत्रों को किस रूप के लिए या किस चीज के लिए जाना जाता है, क्यों इन क्षेत्रों का नाम न्यूज में भी सुनते हैं कई कबार, और क्यों इन्हें जाना जाता है। तो उसके लिए बात करें बीपा और बाईपा क्षेत्र की बात करें तो ये दोस्तों एक ही चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, बॉक्साइट। किस चीज के लिए, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए दो क्षेत्र हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा फैक्ट तो है नहीं, लेकिन एक दो फैक्ट है कॉमन है, जैसे बीपा, या तो आपको बीपा देखने को मिलेगा शब्द, या बाईपा। क्लियर हो गया, बीपा और बाईपा जो ऑस्ट्रेलिया में क्षेत्र है, कहां पर है, ये स्थिति है मैप में एग्जैक्ट, आपके पास जो मैप है ओरिजिनल है, ठीक है ना, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैरी कैथलीन क्षेत्र, क्या देखने को मिलेगा, मैरी कैथलीन क्षेत्र। मैरी कैथलीन क्षेत्र है, ये जाना जाता है दोस्तों यूरेनियम। मैरी कैथलीन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और अगर आगे बात करें कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इतना आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया, इसमें कुछ डिटेल से बताने का कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को नाम बता दिया, और इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ये सारी चीजें बता दी। ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसके अलावा जो भी क्षेत्र दिख रहे हैं ये आप लोगों को कई कबार पूछ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैंने एक नाम लिख लिया, ग्रेट आर्टिसन बेसिन। बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रेट आर्टिसन बेसिन है जो किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। कुछ इस प्रकार मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये पता होना चाहिए। जो कैथलीन क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, इसी से जुड़ा हुआ ग्रेट आर्टिसन जो बेसिन है यहाँ बना रखा है, लेकिन ये आसपास नहीं है, इससे जुड़ा हुआ ही है।
कौन सा? मैरी कैथलीन क्षेत्र है जो यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास फर्क बचे नहीं है। अब हम लोगों ने किस में बात की थी पहले वीडियो में कि भाई 8वां महाद्वीप हो सकता है, किसके बारे में? जिलैंडिया के बारे में। अगर जिलैंडिया के बारे में, वैसे तो महाद्वीप है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भाई ये न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की स्थिति भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो न्यूजीलैंड की स्थिति की बात करें तो न्यूजीलैंड की स्थिति में ये आप लोगों को न्यूजीलैंड कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में, ठीक है ना, राइट या साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है ना। ये जो कुछ कॉर्नर इस प्रकार मैंने बता रखा है। ये जो न्यूजीलैंड है जो 2 द्वीपों के रूप में है। इसकी श्रृंखला कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। एक भाग ये उत्तरी द्वीप होगा, दूसरा भाग होगा दक्षिणी द्वीप। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है, इन दोनों के मध्य जो जल संधि है, क्या नाम है? जल संधि। अगर जल संधि की बात करें, इसे क्या कहेंगे हम लोग? कुक जल संधि, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट, ये 2 पॉइंट है आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो सागर है या किसी प्रकार का महासागर है या नहीं है तो क्या नाम है उसका? तो अक्सर उसको पूछ लेते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महाद्वीप को अलग करने वाले सागर का क्या नाम है? तो ये सागर का नाम है तस्मान सागर। क्या नाम है? तस्मान सागर की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों ये तो मैंने बता दिया, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप 2 द्वीपों में ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड महाद्वीप है वो बटा हुआ है, ठीक है। इसके मध्य जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य जो जल संधि है उसका नाम क्या है? कुक जल संधि। तो कुक जल संधि का नाम आते हैं, ऐसे नहीं 2 देश के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर ले, उनके बारे में सोचना है। कुक जल संधि है उत्तरी जो न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जोड़ने वाला का काम कौन करता है? कुक जल संधि। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें तो इसमें एक चीज मैंने डाउन घास के मैदान को और किसके नाम से भी जाना जाता है? रिवेरियन घास, ठीक है ना, रिवेरियन घास के मैदान के भी। और मैंने एक चीज नहीं बताई थी, इसमें ग्रेट आर्टिसन जो बेसिन है इसको हम लोग उत्सुत कोप श्रृंखला भी बोलते हैं। क्या? उत्सुत कुओं की श्रृंखला या उत्सुत कोप बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने चीज बता दी थी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है कुछ व्यवहारिक चीजें वो भी बता देता हूं। और कंगारुओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो कंगारू की बात करें तो कंगारू कहाँ के प्रतीक है? किसके हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कंगारू। इसके अलावा दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भेड़ों की संख्या या भेड़ों का सर्वाधिक या भेड़ें अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो अधिक मात्रा में भेड़ों की संख्या की बात करें तो वो भी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर एक दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं तो उनका उत्पादन भी सर्वाधिक होगा। अगर भेड़ों की नस्ल की बात करें मुख्य रूप से तो यहाँ पर कौन सी भेड़ों की नस्ल है? मेरिनो नाम की जो भेड़ है, यहाँ पर भेड़ों की एक नस्ल है जो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि भाई यहाँ पर जैसे अपन लोग जहां रहते हैं तो यहाँ पर अपन लोगों के कुछ आपातकालीन स्थिति हो गई, जैसे आपातकालीन स्थिति हो गई, एम्बुलेंस के माध्यम से, रोड के माध्यम से ही जाते हैं। हमारे यहाँ पर सड़कें की सुविधा और सारी चीजें अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ इमरजेंसी स्थिति होती है, किसी प्रकार की एक्सीडेंटल हो या किसी प्रकार की चिकित्सीय सेवा की जरूरत होती है, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स लोग हैं वो क्या करते हैं? वो दोस्तों हेलीकॉप्टर या आप लोगों को एरोप्लेन में जाते हुए देखते मिलेंगे। यहाँ तो अपन लोग क्या है, एम्बुलेंस भी हो जाती है, खूब सारी गाड़ियां हैं, रोड की जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो आने जाने की सुविधा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स है जो मोस्टली, वैसे तो नॉर्मली सुविधा होगी लेकिन किसका यूज करेंगे वो लोग? या तो हेलीकॉप्टर यूज करेंगे या एरोप्लेन यूज करेंगे। इसके माध्यम से डॉक्टर्स होते हैं जो चिकित्सकीय सेवा या इमरजेंसी स्थिति को
परिपूर्ण करने के लिए इस प्रकार के सोर्स का यूज करते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों का नया फैक्ट हो सकता है, लेकिन आप लोगों को उड़ते डॉक्टर से रिलेटेड कुछ बात आए तब भी ऑस्ट्रेलिया का दिमाग में आना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी मेन फैक्ट्स थे दोस्तों, वो मैंने सारे बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।